हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख और आप सभी का स्वागत है इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। सबसे आसान रिवीजन अकाउंट्स क्लास 12 का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आप सभी की ख्वाहिश पे यहाँ पर लेके आओ। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 को पहले देख लीजिए, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट, एक सम, 22 एडजस्टमेंट, 8 हिडन एडजस्टमेंट के साथ में सॉल्व किया है। 1.5 घंटे का वीडियो है, सुकून से देखिए पहले वो वीडियो को। फाइनल अकाउंट के 12 मार्क घर पे ले जाइए, उसके बाद रिटायरमेंट पे आइए। रिटायरमेंट के 8 मार्क आप ही के हैं अगर ये वीडियो आप देख लिया है आपने तो। इसके अलावा भी मैंने रिटायरमेंट के ऊपर, एडमिशन के ऊपर, डेथ के ऊपर, एनपीओ के ऊपर वीडियोस बनाए हैं लाइट ऑफ कॉमर्स चैनल पर, वहां पर भी विजिट कीजिए। आप ही के लिए वीडियो बनाए, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के नए नए वीडियो बनाए के डाल रहे हैं वहां पर, तो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लीजिए, ये वीडियो आप ही के लिए। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट सम होने वाला है आज के इस बार के बोर्ड के एग्जाम के अंदर, बिकॉज 10 मार्क इसका वेटेज है सम के हिसाब से, और ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं 2 से 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, मतलब 12 से 13 मार्क का लगभग वेटेज है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर काफी इजी टॉपिक है। कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको फॉलो करेंगे और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को सॉल्व करेंगे। ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एग्जाम में 2 चीज पूछ सकती है, या तो लेजर या तो जर्नल। तो लेजर लेके आया हुआ आज के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज भी सिखा दूंगा रिटायरमेंट के ऊपर। तो लेजर के अंदर कुछ यहाँ पे स्टेप लिखा है, ये 7 स्टेप को फॉलो करोगे रिटायरमेंट का लेजर में पूरा मार्क्स मिलने का गारंटी है भाई। पहला पॉइंट क्या है? बैलेंस शीट खाली करो, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट को तुमको खाली करना है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे पहले तो क्या क्या चीज बनती है पहले वो देख लेते हैं अपन, कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर 3 अकाउंट बनते हैं नॉर्मली लेजर में। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ओके, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को हमको हमारे सॉल्यूशन की बैलेंस शीट में खाली करना है। मतलब क्वेश्चन में जो लायबिलिटीज में लिखा है हम लायबिलिटीज में लिखेंगे, क्वेश्चन में जो असेट में लिखा है वो असेट में लिखेंगे। बस स्टेप पढ़ता हूं, प्रॉब्लम नहीं इतना कुछ। 3 चीज बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट खाली करो। पहला पॉइंट, असेट्स को असेट में लिखो, मतलब हर एक असेट को हमको कहां लिखना है? असेट में लिखना है। दूसरा पॉइंट, लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखो, असेट को असेट में लिखो, लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखो। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट्स, लायबिलिटी में बहुत सारे लायबिलिटी रहेंगे, उसके अंदर कैपिटल अगर आता है तो आपको कैपिटल को लायबिलिटी में नहीं लिखना है, कैपिटल को आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। असेट को असेट में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, कैपिटल को कैपिटल में, और 4th वन इज रिजर्व को भी कैपिटल में। अपना पहला स्टेप रिटायरमेंट सॉल्व करने का बॉस यही होना चाहिए। नहीं पढ़ो एडजस्टमेंट, कुछ काम का नहीं है, एडजस्टमेंट मत पढ़ो, पहले इतना सॉल्व करो। ये सॉल्व करोगे आपको आराम से 2 मार्क तो मिल जाएगा। तो पहले 2 से 2.5 मार्क इस पे मिल जाएगा, तो 2 से 2.5 मार्क आपके जो है वो यहाँ पे आप पहले सिक्योर कर लो कि भाई असेट को असेट में लिखना है, लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखना है, कैपिटल को कैपिटल में लिखना है, और रिजर्व को भी कैपिटल में लिखना है। फिर सेकंड हमारा क्या है? बाय सेकंड हमको डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ये चैप्टर में पूछता ही है, और ये करने के बाद आपका पहला स्टेप करने के बाद आपको दूसरे सारे एडजस्टमेंट को छोड़कर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन सॉल्व करना है। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन सॉल्व करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एडजस्टमेंट बहुत आसान रहते हैं। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के ऊपर भी मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है मेरे पर्सनल चैनल पर लाइट ऑफ कॉमर्स पर, वहां पर जाके आप डेप्रिसिएशन का वीडियो भी देख सकते हैं। यहां पर भी डिटेल में बताऊंगा मैं डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन सॉल्व कैसा करते हैं। ये होने के बाद ये लगभग 2 मार्क कैरी करता है, तो यहाँ पे भी आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। क्रेडिटर्स वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करो। क्रेडिटर्स पर लगभग एक एडजस्टमेंट होता है, कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता है। हुआ तो सॉल्व करो, नहीं हुआ तो मत करो। अगर हुआ तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, आरडीडी सॉल्व करो। आरडीडी यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आरडीडी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आरडीडी के सारे एडजस्टमेंट जितने मुश्किलात आपके सामने आ सकते हैं रिटायरमेंट के अंदर, आरडीडी के अंदर सारे इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आगे एक्स्ट्रा कोई एंट्री रहेगी तो वो सॉल्व करो, मतलब कोई नया एडजस्टमेंट आता है तो नया एडजस्टमेंट क्या आ सकता है वो भी ले चुका हूं मैं इस वीडियो के अंदर,
तो वो सॉल्व करेंगे। आरडीडी का लगभग 1 मार्क है, इसका 1 मार्क है। देन गुडविल सॉल्व करो भाई, गुडविल यहाँ पर एक गुडविल भी एक डेंजर जोन है यहाँ पे कि गुडविल सॉल्व करना भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो गुडविल सॉल्व करने के बाद हमको 2 मार्क मिलता है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 8.5 मार्क हो गए, बचे 1.5 मार्क जो आपको क्लोजिंग कवर करेंगे। ओके, तो ऐसा हमारा मेरे हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मार्क्स अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी होता है अगर, तो आपको सॉल्व ऐसा ही करना है। क्या करना है, पहला बैलेंस शीट खाली करना है। बैलेंस शीट खाली करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के सारे असेट्स को हमको असेट में लिखना है। असेट में, लाइबिलिटी में, कैपिटल में, और रिजर्व भी माय डियर स्टूडेंट्स कैपिटल में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट आज के प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम हमारा ऐसा दिया हुआ है, इस पे एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट मैंने बाद में डिस्कस किया है। पहला स्टेप सॉल्व कर डालते हैं बॉस। पहला स्टेप क्या है, सारे असेट को असेट में लिखो। असेट क्या क्या दिया है, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर। सारे असेट को हम हमारे सॉल्यूशन की बैलेंस शीट के असेट में लिख देंगे। क्या क्या है, कैश, कैश के बाद क्या, लैंड, कैश 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 कैश, कैश के बाद डेटर्स, डेटर्स के बाद स्टॉक, स्टॉक के बाद मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर। ओके, सारे असेट लिख दिया मैंने, सारे असेट असेट में। अब इनके अमाउंट लिखना है कि यस अमाउंट में लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। अमाउंट को हमको अमाउंट के कॉलम में, इनर कॉलम में लिखना है। खाली इतना ध्यान देना कि यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, इसके लिए मैंने कैश में 1 लाइन छोड़ा। खाली कैश के टाइम पे याद ध्यान देना, कैश में 3 से 4 लाइन छोड़ना, बाकी सब में 1 1 लाइन छोड़ो तो चलेगा। ओके, कैश। अभी अमाउंट देख लेते हैं अपन, अमाउंट क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अमाउंट क्या दिया हुआ है, तो पहला अमाउंट है 7600। देन डेटर्स का अमाउंट 20,000। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डेटर का अमाउंट 20,000 दिया है, देन 2,000 का आरडीडी दिया है, देन 18,000 दिया है। हमको सिर्फ डेटर्स का अमाउंट लिखना है, हमको फिलहाल आरडीडी के अमाउंट से कोई काम नहीं है। हम कैश को लिखेंगे 7,600, डेटर्स को लिखेंगे 20,000, कैश को 7,600, डेटर्स को लिखेंगे हम 20,000। देखो ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपका रिटायरमेंट का सम लगभग 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 12 मिनट में कंप्लीट भी होगा और टैली भी हो जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत इजी टॉपिक है। देन स्टॉक 17,500 दिया है, मशीनरी 20,000 दिया है, तो स्टॉक लिख देंगे अपन 17,500 का, 17,500 का स्टॉक, मशीनरी 20,000, लैंड का अमाउंट दिया है 50,000, और फर्नीचर का अमाउंट दिया है 35,000। पहला स्टेप अपना यहां पर होता है सारे असेट में, लेकिन बॉस इनर कॉलम में, असेट में लेकिन इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी में। अब लाइबिलिटी देखते हैं प्रॉब्लम के अंदर, लाइबिलिटी क्या क्या है। तो प्रॉब्लम के अंदर लाइबिलिटी देखो, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइबिलिटी। याद रखना, रिजर्व फंड लाइबिलिटी तो है, बट ये रिजर्व फंड हमको लाइबिलिटी में पास नहीं करना है। मैंने बताया हो कि लाइबिलिटी में, बट कैपिटल और रिजर्व को हमको कैपिटल में डालना है। असेट में, लाइबिलिटी में क्या, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 11,200 और 9,700, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका हम पोस्टिंग कर देते हैं अपन। क्रेडिटर्स 11,200 और बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700। असेट में हो गया, लाइबिलिटी में हो गई। ओके, नाउ कैपिटल में, तो कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है। कैपिटल 3 पार्टनर दिए हुए हैं कैपिटल के, राजा, रानी एंड प्रधान। इनके अमाउंट दिए 42,000, 37,000 एंड 33,200। कैपिटल को कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल को कैपिटल में कहां लिखेंगे, हमने फाइनल अकाउंट सीखा, हमने दूसरे टॉपिक सीखे, उसके अंदर सबके अंदर एक ही चीज है भाई, कैपिटल ऑलवेज कैपिटल अकाउंट में आएगा। और लिखेंगे क्या, हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये गलती कभी नहीं करना कि कैपिटल में अपन लिख रहे हैं बाय कैपिटल, तो कैपिटल नहीं आता, कैपिटल में लिखेंगे हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना दिया हुआ था फिर से एक बार देख लेते हैं। अमाउंट है 42,000, 37,000 एंड 33,200। 42, 37, 42,000, 37,000 और 33,200। इज इट क्लियर? इतना यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है बैलेंस लिख के भी। नाउ फोर्थ पॉइंट, पहला था असेट, असेट में, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में, कैपिटल, कैपिटल में, यहां तक पहुंच गया। चौथा पॉइंट रिजर्व भी कैपिटल में, हमको रिजर्व को भी यहां लिखना है बाय रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड को हमको यहां तो लिखना है, लेकिन रिजर्व फंड कितना है वो देखेंगे और उनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के रेशो में। रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपया दिया हुआ है और रेशो दिया हुआ है 5:3:2। तो 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 5, 3 और 2 में। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं आता वो लोग देख लो, इनटू करेंगे 3 बार 15,000 इंटू 15,000 इंटू 5, 3, 2 अपॉन 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 क्या? इनका टोटल, टोटल कितना इनका 10, तो अपॉन 10, 10, 10, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट। पहला आएगा 7,500, दूसरा आएगा 4,500 और तीसरा आएगा 3,000। इतना क्लियर है? अमाउंट असेट, असेट में, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में, कैपिटल, कैपिटल में और रिजर्व भी कैपिटल में। 7.5, 4.5 और 3, 7.5, 4.5 और 3, 7.5, 4.5 और 3, तो लिखेंगे 7,500, 4,500 और 3,000। इज इट क्लियर? तो यहां पर पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया अपना। बैलेंस शीट खाली करो, समझ में आ गया रहेगा आपको कि असेट को असेट में फिल करना है, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में, कैपिटल को कैपिटल में और रिजर्व को भी कैपिटल में। असेट्स और लाइबिलिटी जब फिल करोगे तो कहां करना है आपको? इनर कॉलम में करना है। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे डेप्रीसिएशन एंड एप्रिसिएशन। तो डेप्रीसिएशन और एप्रिसिएशन के ऊपर जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं मैंने सब ले लिया है यहाँ पर। डेप्रीसिएशन एंड एप्रिसिएशन के ऊपर ये 4 पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि आ सकती है। क्या है? पहला है स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक टू बी reduced by 10% and furniture by 5% and machinery by 11%। मतलब स्टॉक का वैल्यू रेड्यूस होते हुए बता रहा है कितना? 10%, फर्नीचर का वैल्यू 5% एंड मशीनरी का वैल्यू 11%। इन तीनों का वैल्यू रेड्यूस होते हुए बता रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा डायरेक्ट क्या बोलता है? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या है ये कि स्टॉक का वैल्यू जो है वो 92% हो गया। 92% हो गया मतलब याद रखना कोई भी वैल्यू कभी भी हमेशा 100% होता है, तो 100% से गिर के वो 92 हो गया मतलब 8% का रिडक्शन है, मतलब 8% का डेप्रिसिएशन है। मतलब डेप्रिसिएशन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। यहां पर डायरेक्ट दिया रेड्यूस बाय 10%, यहाँ पे घुमा के दिया है क्या बाय 8%। देखो चारों एडजस्टमेंट नहीं आएंगे बॉस, ये चारों में से कोई एक आने के चांसेस है। ऐसा डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पूछा जाता है बॉस। आगे लैंड इज अप्रिशिएट बाय 20%, तो ऐसा भी एडजस्टमेंट पूछते हैं वो लोग। और लास्ट इज फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 30,000, मतलब कोई असेट का नया वैल्यू दे देते, उसके बेस पे हमको फाइंड करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है। तो मैं चारों एडजस्टमेंट को सॉल्व करके बताऊंगा धीरे धीरे। तो पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं अपन। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर 5% एंड मशीनरी 11%। कि स्टॉक को रिड्यूस करो 10% से, फर्नीचर को 5% से एंड मशीनरी को 11% से। तीनों भी रिड्यूस हो रहा है, तो स्टॉक लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। स्टॉक को बोला है 10%, फर्नीचर को बोला है 5% और मशीनरी को बोला है 11%। इज इट क्लियर? ये तीनों भी डेप्रिसिएशन था, रिडक्शन बोला था, रेड्यूस बोला था। अब 10% फाइंड करने सबको आता रहेगा। 17,500 का 10% 1750
देन मशीनरी का 11% 2200 रुपया एंड फर्नीचर का 5% इज 35,000 का 5% आएगा 1750। तो ये जो भी डेप्रिसिएशन हमने फाइंड किया, ये फाइंड करने आप लोगों को आना चाहिए और आता रहेगा। इसको माइनस करेंगे और अमाउंट को आउटर कॉलम में डाल देंगे। 17,500 माइनस 1750 तो आएगा 14,000, सॉरी 40 नहीं, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 1। तो 15,750 का अमाउंट बनेगा। यहाँ पर मशीनरी दिया हुआ है 20,000, लेस करेंगे 2200 रुपया आएगा 17,800 रुपया। ओके, नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर पे 5% बोला है, 35,000 का 5% 1750 माइनस करेंगे आएगा 33,250 का अमाउंट। तो ये तीनों केस में हमने डेप्रिशिएट किया है, असेट का वैल्यू रिड्यूस किया है, असेट का वैल्यू कम हुआ है। मैंने कल के लेक्चर में बताया दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। भाई राइट साइड से चीज माइनस हुई है, फिर से बोलता हूं, राइट साइड से चीज माइनस हुई है, दूसरा इफेक्ट राइट साइड में नहीं आएगा बॉस। राइट साइड से माइनस हुई है, दूसरा इफेक्ट आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट साइड से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट आएगा राइट में, राइट में प्लस होगा, दूसरा इफेक्ट आएगा राइट में, लेफ्ट में प्लस होगा, दूसरा इफेक्ट आएगा लेफ्ट में। नहीं समझ में आता, यहां लिख के दिखाता हूं, लेफ्ट में प्लस होगा, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में, लेफ्ट से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट राइट में, राइट से प्लस होगा, दूसरा इफेक्ट राइट में, राइट से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में। तो यहाँ पर ये राइट साइड है, राइट साइड से माइनस हो रहा है, तो दूसरा इफेक्ट कहां डालेंगे अपन, लेफ्ट में डालेंगे। लेफ्ट में कहां डालेंगे, तो लेफ्ट में हम लोग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पर। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखते बल्कि असेट का नाम लिखते हैं ये चैप्टर के अंदर। तो टू स्टॉक लिखना है, टू फर्नीचर लिखना है हमको, और टू मशीनरी लिखना है, ऐसा मेंशन करना है अपने को असेट्स के नाम। यहाँ पर फाइनल अकाउंट और एनपीओ जैसा असेट का ना, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं लिखते। तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था 2200 तो 2200 लिख दिए, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था 1750 और शायद इस पे भी 1750 ही है। ओके, एक बार देख लेता हूं मैं इसका डेप्रिसिएशन कितना था, तो 1750, यस। तो यहाँ पर मैंने पहले एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट पास करके बता दिया आपको। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अपना पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का चांसेस कैसा पूछ सकता है वो सॉल्व कर दिया अपन ने। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा देखते हैं अपन, डेप्रिसिएशन और कैसा पूछता है। तो क्या बोला इसने, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92%। बताया मैंने कि स्टॉक का वैल्यू 92% हो गया, मतलब 100 से कम हो गया। 100 से कम हुआ तो डेप्रिसिएशन 100 के ऊपर दिखा दिया तो एप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पर अगर 92 नहीं बोलता बॉस, 110% बोलता, 105 बोलता, 106 बोलता, 108% बोलता, बॉस 100 के ऊपर बोला है मतलब एप्रिसिएशन है, 100 के नीचे बोला है मतलब डेप्रिसिएशन है। कितना नीचे बोला है भाई, 92 है तो 8% कम करने बोला है, तो दैट इज 8% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। स्टॉक पे आ जाएंगे अपन, स्टॉक पे अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्टमेंट करके रखा है। 2-3 एडजस्टमेंट नहीं पूछेगा एक ही चीज पे, मैं यहाँ पर 2-3 एडजस्टमेंट लेके एक ही सब में सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, हमने किया था 10% का, बट ये सम के हिसाब से, ये एडजस्टमेंट के हिसाब से हमको कितना करना है, 8% करना है, स्टॉक 8%। ओके, दैट 17,500 का 8% फाइंड करना है, यहाँ निकालना है, आउट ऑफ कॉलम अमाउंट डालना है। ये जो अमाउंट आएगा उसका दूसरा इफेक्ट आपको पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अंदर, जो अभी बताया मैंने करके। इज इट क्लियर है? समझ में आता मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर पहला एडजस्टमेंट समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। ओके, क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट भी अपना यहाँ पे हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा लैंड इज अप्रिशिएट बाय 20%। लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ भाई, बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया भाई, वैल्यू बढ़ गया तो क्या करेंगे, वैल्यू बढ़ गया तो ऐड करेंगे। वैल्यू जब कम होता है तो लेस कर देना, तो वैल्यू बढ़ गया है तो क्या करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन एट द रेट 20% ना, 20% बढ़ गया बोला तो 50,000 का 20% बढ़ गया इस 10,000, आउटर कॉलम में 60,000। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में ऐड किया, राइट में ऐड किया, राइट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, दूसरा इफेक्ट भी राइट में आएगा। किसके राइट में आएगा, सारे इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में ही आएंगे, याद रखना। यहां पर कोई दूसरे जगह पे इफेक्ट नहीं आता है। तो बाय लैंड 10,000, जितना हम ऐड करेंगे उतने का ही दूसरा इफेक्ट पास करेंगे। ओके, तो राइट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट भी हमने राइट में पास किया, तो ये एडजस्टमेंट भी यहाँ पे होता है पूरा। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट बचता है, दैट इज फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 30,000।
ऐसा एडजस्टमेंट भी पूछता है डेप्रिसिएशन का कि फर्नीचर का नया वैल्यू जो है ना बॉस वो 30,000 हो गया है, फर्नीचर का नया वैल्यू 30,000 हो गया। फर्नीचर ओल्ड वैल्यू कितना था, ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर असेट पे आ जाते हैं अपन, तो ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 35,000, नया वैल्यू 30 हो गया। इरेज करके दिखाता हूं कि कैसा एडजस्टमेंट सॉल्व करना है यहाँ पे। ओके, ओल्ड वैल्यू 35,000, नया वैल्यू कितना हो गया 30,000। याद है ना, जो भी वैल्यू नया हुआ है उसको पहले आउटर कॉलम में लिख दो। 35,000 था, वैल्यू 30,000 हो गया, 5,000 का बॉस वैल्यू गिर गया, तो 5,000 का वैल्यू गिर गया तो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा, लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन, और ये डेप्रीसिएशन का दूसरा पे कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अंदर डेबिट साइड में आ जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो डेप्रीसिएशन और एप्रिसिएशन पे जितने भी एडजस्टमेंट आ सकते थे, ऑल पॉसिबल जैसे भी आ सकते थे, मैंने चारों भी डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है अपना, क्रेडिटर्स वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करो बॉस। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट ऑप्शनल है, कभी एग्जाम में आता है, कभी एग्जाम में नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है क्रेडिटर वाला एडजस्टमेंट। कैसा आता है क्रेडिटर वाला एडजस्टमेंट, दो तरीके से वो लोग पूछते हैं, दोनों भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कवर किया है मैंने। देखो यहाँ पर है, क्या है, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, या तो ऐसा आता है, या तो एन आइटम ऑफ ₹400 फ्रॉम क्रेडिटर्स। 400 अभी यहाँ भी अपन 200 ही लेते तो सॉल्व करने आसानी हो जाएगी। एन आइटम ऑफ ₹200 फ्रॉम क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स का नो लॉन्गर लाइबिलिटी आ जाए या रिटर्न ऑफ आ जाए, तो ये दोनों ही केस में अपने को क्रेडिटर्स से लेस करना है बॉस। और याद रखना, हमेशा क्रेडिटर्स पे जब भी एडजस्टमेंट आएगा वो लेस का ही आएगा, ऐड का कभी भी आएगा ही नहीं, क्योंकि हम हमारे कर्जदार को पैसा कभी ज्यादा देंगे ही नहीं। पॉसिबिलिटी है कि हम कम मांगे, उसको डिस्काउंट मांगे उससे, तो क्रेडिटर्स पे हमेशा एडजस्टमेंट जो है वो लेस का ही आने वाला है। कुछ भी लिखे रहे, रिटर्न ऑफ लिखा रहे, नो लॉन्गर लायबिलिटी लिखा रहे, या तीसरा नया वर्ड आ जाए एग्जाम में, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट आया ना बॉस, तो समझने का लेस ही करना है। तो कितना लेस करना है, 200 लेस करना है अपने को, तो 200 हम लेस कर देंगे। क्रेडिटर्स हमने लिख के रखा है लाइबिलिटी के अंदर, तो लाइबिलिटी में आते हैं, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है, यहां से लेस कर देंगे, लेस रिटर्न ऑफ 200, 11,000 यहाँ पे आउटर कॉलम में डाल देंगे। वंस अगेन लेफ्ट साइड से क्या किया बॉस, लेफ्ट साइड से लेस किया है, लेफ्ट साइड से लेस किया है, दूसरा पे कहां पे आएगा बॉस, राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड में आ जाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के, और लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट काफी आसान रहता है, समझ में आ गया रहेगा आप लोगों कि दो तरीके से एडजस्टमेंट वो लोग पूछते हैं, तो कैसा कैसा आ सकता है वो लिख दिया अपन यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉल्व करने का। यहां तक सॉल्व कर दोगे तो लगभग तुम्हारे पास 2 2 4 1 5 5.5 मार्क आ चुके हैं। आगे आरडीडी सॉल्व करो। आरडीडी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आरडीडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं अपन आरडीडी के लिए, और यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज एक्स्ट्रा कोई एंट्री रहेगी तो वो सॉल्व करो। तो आरडीडी और गुडविल के अलावा कोई एडजस्टमेंट बचता है तो पहले उसको सॉल्व कर लो, आसान मार्क्स रहते हैं वो आसान मार्क्स पहले ले लो। तो वो एक एडजस्टमेंट वो भी लिया है मैंने यहाँ पे, दैट इज प्रोविजन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग रेंट इज 400। अक्सर रिटायरमेंट या तो डेथ या तो एडमिशन में भी मोस्ट प्रोबेबली ये पूछता है कि भाई प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट कैसा सॉल्व करने का। तो प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट बॉस टेंशन लेने का नहीं, प्रोविजन का मतलब ही होता है लायबिलिटी। प्रोविजन मतलब क्या, लायबिलिटी। जैसा ही वर्ड प्रोविजन दिखा फटाक से आ जाओ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में आ जाओ। लायबिलिटी में सॉल्व करना है, लिखना क्या है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ नहीं ज्यादा नहीं यहाँ पे लिखना है ऐसा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना, जितना भी अमाउंट बोला, कितना बोला, 400 बोला, 500 बोला, कुछ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 400 बोला, तो 400 लिख देंगे अपन यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब दूसरा इफेक्ट पास करना है बॉस, ये एडजस्टमेंट है तो दूसरा इफेक्ट पास करना ही पड़ेगा अपने को। तो दूसरा इफेक्ट पास कहां करेंगे अपन, देखो लेफ्ट साइड में क्या किया है, कुछ नहीं किया है, मतलब मैथ्स क्या बोलता है, प्लस किया है, कुछ नहीं किया है मतलब प्लस किया है। लेफ्ट साइड में प्लस किया, लेफ्ट साइड में प्लस किया, दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा बॉस, लेफ्ट साइड में प्लस किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में आ जाएंगे कहां पर, वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अंदर, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 400। अक्सर पूछता है ये एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट में नहीं, डेथ में सही, डेथ में नहीं तो एडमिशन में सही, कहीं ना कहीं तो ये एडजस्टमेंट पूछेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आरडीडी सॉल्व करो। रिटायरमेंट का आरडीडी देख लो, डेथ का आरडीडी भी आ जाएगा आपको, और एडमिशन का आरडीडी भी आ जाएगा। तीनों में सेम ही आरडीडी पूछा जाता है। आरडीडी के ऑल पॉसिबल एंट्रीज मैंने यहाँ पर ले लिया है।
देखो यहाँ पे 5 तरीके से आरडीडी पूछता है, पांचों के पांचों हम यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको मैं कि पहला है कि आरबीडीडी इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आरबीडीडी एंड आरडीडी एक ही होता है। आरबीडीडी इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। जब भी सम के अंदर ऐसा बोलेगा डेटर्स पे 5%, तो बॉस डेटर्स पे आ जाने का, डायरेक्ट अपने बैलेंस शीट के डेटर्स पे आने का और डेटर्स का 5% फाइनल लेस आरबीडीडी कितना परसेंट बोला है बॉस? आरबीडीडी एट द रेट 5% बोला है। 20,000 का 5% इज 1,000, आउटर कॉलम में डाल देंगे 19,000। अब दूसरा इफेक्ट जब भी पास करोगे, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का, तो याद रखना, दिमाग में ये डालना कि ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में है क्या। देखो आरडीडी सॉल्व करना आसान तो है, लेकिन कुछ याद रखना पड़ता है आरडीडी में कि भाई ओल्ड आरडीडी सब में है क्या। जब भी आरडीडी क्वेश्चन में आएगा, दिमाग में ये डालो सॉल्व करने के टाइम पे कि ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में है क्या। तो ओल्ड आरडीडी अगर है तो क्या करना है, देखो अपने को न्यू माइनस ओल्ड करना है और ओल्ड माइनस न्यू करना है। तुमने क्या करना है समझाता हूं मैं। अगर न्यू ज्यादा है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, और अगर ओल्ड ज्यादा है तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। न्यू ज्यादा है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, ओल्ड ज्यादा है तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। इज इट क्लियर? तो न्यू ज्यादा है तो न्यू माइनस ओल्ड एंड ओल्ड ज्यादा है तो ओल्ड माइनस न्यू। एंट्री कहां आएगी, दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, सब बताऊंगा। ओके, तो पहले तो हम हमारा ओल्ड देख लेते। ओल्ड कितना है? ओल्ड मतलब हमारे क्वेश्चन का आरडीडी। तो क्वेश्चन का आरडीडी यहाँ पे 2000 है। बात दिमाग में बांध लो कि क्वेश्चन का आरडीडी कितना है भाई, 2000 रुपया है क्वेश्चन का आरडीडी। हमारा नया आरडीडी कितना आया है? नया आरडीडी आया 1000 रुपया। 1000 रुपया न्यू आरडीडी है, न्यू 1000। और ओल्ड कितना है बॉस? ओल्ड कितना है? 2000। ओल्ड 2000 है तो ओल्ड माइनस न्यू जो ज्यादा है, तो 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000। तो दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो 1000 का आएगा। याद रखना ओल्ड ज्यादा है, अगर ओल्ड ज्यादा है तो इफेक्ट बाय साइड आएगा, बाय आरडीडी। और अगर न्यू ज्यादा है तो इफेक्ट आएगा टू आरडीडी। कौन सा अकाउंट? वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर ओल्ड ज्यादा है तो ओल्ड के हिसाब से एंट्री पास करेंगे बॉस, बाय आरडीडी 1000। फिर से बोलता हूं, जब भी आरडीडी पे एडजस्टमेंट रहेगा तो क्या करेंगे, डेटर्स पे फाइंड करेंगे। डेटर्स पे फाइंड करने के बाद दूसरा इफेक्ट जब पास करने का रहेगा तो फट से दिमाग की घंटी बजाने के बाद ओल्ड आरडीडी सब में है क्या। अगर ओल्ड सब में है तो ओल्ड और न्यू को कंपेयर करेंगे। ओल्ड ज्यादा तो बाय आरडीडी, न्यू ज्यादा तो टू आरडीडी। अगर ओल्ड है ही नहीं तो फंडा क्लियर है बॉस अपने सामने। ओल्ड नहीं है तो यहां से हमने लेस किया है, राइट से माइनस किया तो कहां आएगा? लेफ्ट में आएगा। तो ये तो सिंपल है। ओल्ड नहीं है तो दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में फेंको। लेकिन अगर ओल्ड है तो ओल्ड ज्यादा है तो बाय आरडीडी में दूसरा इफेक्ट बाय आरडीडी आएगा, और न्यू ज्यादा है तो टू आरडीडी आएगा। इज इट क्लियर? ये पहला एडजस्टमेंट हो गया रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट क्या आ सकता है? आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹3000। थोड़ा चेंजेस करेंगे यहाँ पर। क्या बोल रहा है कि आरडीडी 3000 रुपए तक बढ़ा दो। मतलब तुम्हारा ओल्ड आरडीडी कितना भी होने दो, अभी नया आरडीडी तुमको 3 करना है। ओल्ड आरडीडी कितना भी हो दो, 500 हो दो, 1000 हो दो, 1100 हो दो, 1500 हो दो, 2000 हो दो, 2500 हो, कितना भी हो दो, हमको नया आरडीडी 3000 करना है। मतलब यहां पर हमने जहां डेटा सॉल्व किया तो यहां पर जो आरडीडी अब आएगा, ये एडजस्टमेंट के हिसाब से, जो सारे एडजस्टमेंट एक साथ नहीं आएंगे, ये एडजस्टमेंट के हिसाब से हमको यहां पर क्या करना है, यहां पे हमको आरडीडी कितना दिखाना है? आरडीडी 3000 दिखाना है अपने को, यहाँ पे 3000। और आउटर कॉलम में कितना डाल देंगे अपन यहाँ पे? 17000। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भाई इसने क्या बोला, आरडीडी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। कितना इंक्रीज कर दो? 3000 तक कर दो। अब वापस से एक बार 3000 नया आरडीडी है, 3 नया है, ओल्ड 2000 है, 3 नया है, ओल्ड 2000। ज्यादा कौन सा? न्यू ज्यादा है। न्यू ज्यादा है तो दूसरा पे कहां पे आएगा? टू आरडीडी। क्या लिखना है? टू आरडीडी के अंदर डिफरेंस लिखना है, न्यू माइनस ओल्ड का, मतलब 3 माइनस 2। तो यहां पर आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अंदर और लिखेंगे 2 आरडीडी 1000। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आरडीडी के ऊपर? तीसरा एडजस्टमेंट, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीज
3000। देखो इंक्रीज अप टू 3000 और इंक्रीज बाय 3000 में जमीन आसमान का फर्क है माय डियर स्टूडेंट। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि इंक्रीज बाय इंक्रीज अप टू के अंदर दोनों भी सेम इफेक्ट पास करते हैं। इंक्रीज बाय मतलब आरडीडी जितना भी था उसमें 3000 और बढ़ा दो, मतलब आरडीडी तुम्हारे पास ओल्ड था 2000, तुम्हारा 3 और बढ़ा दो तो आरडीडी नया कितना हो जाएगा, यहाँ पर आरडीडी आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा 5000। अब न्यू 5000 है, माइनस करेंगे 20 माइनस 5 तो आंसर आ जाएगा 15000। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वेराइटीज ऑफ आरडीडी के एडजस्टमेंट सॉल्व करा रहा हूँ, सब एक साथ नहीं आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अलग अलग एडजस्टमेंट अलग अलग सम में करने से अच्छा एक सम में सारे एडजस्टमेंट कर लो, आधा 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर प्रिपरेशन कर लो, एक टॉपिक खत्म। ओके, इतना क्लियर है? तो 5000 न्यू आरडीडी आया। अब अपने को पता है ओल्ड कितना है, ओल्ड आरडीडी हमारा एक फिक्स्ड है 2000 रुपया, नया 5000 है, जूना 2000 है। ज्यादा कौन सा है? ज्यादा न्यू है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, 5 माइनस 2 है 3 आएगा। 3 न्यू ज्यादा है तो इफेक्ट आएगा 2 आरडीडी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? आगे एडजस्टमेंट नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बढ़ते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बॉस, रिटायरमेंट में नहीं तो डेथ में तो पूछेगा यार एडजस्टमेंट कि डेटर्स वर ऑल गुड, हमारे सारे डेटर्स अच्छे हैं मतलब वो लोग पैसा नहीं डुबाने वाले हैं। कभी कभी इतना ही लिख के आता है या कभी कभी यहां से यहां तक आता है या कभी कभी दोनों सेंटेंस आ जाते हैं, मतलब डेटर्स वर गुड कभी ऐसा आता है या तो आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, या तो ऐसा आता है या तो पूरा ये सेंटेंस आता है। तो तीनों में से कोई भी चीज आए, करना कैसा है बताता हूं। मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हमारे डेटर्स सारे अच्छे हैं, हमारे डेटर्स सारे अच्छे हैं तो डेटर्स हमारा पैसा नहीं डुबाने वाले हैं, पैसा नहीं डुबाने वाले हैं मतलब हमको रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे केस में याद रखना न्यू आरडीडी नहीं होता, न्यू आरडीडी नहीं है। जब न्यू आरडीडी अगर सब में नहीं है तो हम इफेक्ट कैसा पास करेंगे, बताता वो भी कैसा पास करेंगे। हमने तो लिख के रखा है, हमने इसको डेटर्स को तो लिख के रखा है तो हम क्या करेंगे, डेटर्स को लिख के रखा है तो ज्यादा संताप नहीं पालेंगे, क्या करेंगे ऐसा आने का 20,000 के नीचे डैश लिखने आरडीडी नहीं है डैश आउटर कॉलम में 20,000। जरा भी अमिताभ बच्चन बनने का नहीं, ओल्ड आरडीडी को उठा के 2000 लिखने का नहीं। ओके, तो 20,000 में से डैश मारने का 20,000 लिखने का। अब न्यू आरडीडी कितना है, 0 है। देखो न्यू आरडीडी कितना है, 0। न्यू आरडीडी 0 है हमारा। न्यू आरडीडी कितना हो गया, एक केस में 0 हो गया, न्यू आरडीडी 0 है और ओल्ड आरडीडी 2000 है। अब ज्यादा कौन सा है, ओल्ड ज्यादा है। ओल्ड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2000 माइनस 0 तो मतलब कितना ज्यादा है, 2000 ज्यादा है। ओल्ड ज्यादा है तो इफेक्ट कहां पे आएगा, वंस अगेन बाय आरडीडी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के बाय आरडीडी में 2000 रुपया। समझ में आ रहा है? तो ये 4 एडजस्टमेंट आरडीडी के ऊपर पूछ सकते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट जो आरडीडी पूछ सकता है, 5वां एडजस्टमेंट ऐसे टाइप से भी आरडीडी पूछते हैं वो लोग कि मिस्टर राम हमारे कस्टमर है, मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट रुपीज 2000। हमको लग रहा है ऐसा कि वो 2000 रुपए पे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ऐसे शंखा में हम लोग आरडीडी क्रिएट करते हैं। तो ये 2000 भी हमारा आरडीडी है, 2000 रुपए हमारा न्यू आरडीडी है। फिर से एक बार डेटर्स पे आ जाओ और यहाँ पे शो करो कि डेटर्स में आरडीडी कितना दिखाया है, 2000 दिखाया है और यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 18,000। अब देखो, अब यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्या आरडीडी जो है न्यू वाला वो 2 है, ओल्ड वाला भी 2 है, न्यू भी 2 ओल्ड भी 2, दोनों मिलाएंगे भाई 0 हो जाएगा। दोनों में 2 से 2 माइनस करो, ओल्ड से न्यू को माइनस करो, न्यू से ओल्ड को माइनस करो, आंसर 0 आएगा। दूसरा इफेक्ट पास नहीं करेंगे बॉस, मतलब न्यू आरडीडी या ओल्ड आरडीडी का दूसरा इफेक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला। तो ये 5 तरीके से ही रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, दोनों भी टॉपिक को ले लो यहां पर, तो वो दोनों टॉपिक के अंदर ये 5 तरीके से ही आरडीडी पूछ सकता है। नाउ आगे बढ़ते अपन, सबसे मेन पार्ट गुडविल। अब गुडविल कैसा सॉल्व करें, तो गुडविल सॉल्व करने को बहुत वक्त चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। रिजर्व फॉर बैड डेट, सॉरी आरडीडी एक अच्छा टाइम ले लेता है अपना सम के अंदर, उसके बाद गुडविल पे आते हैं तो गुडविल बहुत टाइम ले लेगा आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप ये 5 तरीके से गुडविल सॉल्व करके जाते हो, मेरा मेथड अपनाते हो, तो गुडविल आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे बॉस। और गुडविल सॉल्व करने का 2 मार्क्स है बॉस, तो 2 मिनट में 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए, 5 पॉइंट को देखना, आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा। गुडविल का इफेक्ट ये 5 तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है।
तो पहला क्या बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज का मतलब क्या होता है समझाता हूं कि फर्म के अंदर गुडविल रेज हुआ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर जब भी गुडविल रेज होगा तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में आनेगा। कहां आनेगा? पार्टनर्स कैपिटल में आनेगा और यहां लिख देने का बाय गुडविल। हमेशा हमेशा जब भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर या डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर गुडविल रेज होगा तो बाय गुडविल लिख के रख देने का। ओके, तो बाय गुडविल लिख दिया, ये तो समझ में आ गया आपने को। अब गुडविल रेज कौन कर रहा है? पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? गुडविल रेज हो रहा है। गुडविल रेज हो रहा है तो बाय गुडविल। अब दूसरा क्वेश्चन खुद को पूछने का, गुडविल रेज कौन कर रहा है? गुडविल रेज फर्म कर रहा है या गुडविल रेज कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर कर रहा है? अगर फर्म कर रहा है तो तीनों में अमाउंट आना चाहिए और कोई पर्टिकुलर पार्टनर कर रहा है तो सिर्फ पार्टनर के अकाउंट में आना चाहिए, दूसरों के अकाउंट में नहीं आना चाहिए। फिर से बोलता हूं, फर्म कर रहा है तो तीनों में आएगा और अगर फर्म नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्टनर कर रहा है तो खाली पार्टनर के अकाउंट में आएगा। पढ़ते अपन कौन कर रहा है यहाँ पर? गुडविल रेज, तो गुडविल ऑफ द फर्म है, ऑफ द फर्म, तो मतलब ये 20,000 रेज कौन कर रहा है? 20,000 रेज पूरा फर्म कर रहा है। तो ये 20,000 को हम बांट देंगे उनके रेशियो में। रेशियो इज 5:3:2, तो 5:3:2 में 20,000 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। तो ये गुडविल का इफेक्ट आएगा जब गुडविल रेज बाय द फर्म बोलेगा। ओके, अब इसके बाद ये एडजस्टमेंट रुक गया, इसके बाद एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो इसके बाद जब भी याद रखना, गुडविल रेज होने के बाद अगर प्रॉब्लम के अंदर कुछ नहीं बोला है कि इसके आगे क्या करना है तो गुडविल को हम डायरेक्टली असेट में फेंक देंगे। मतलब गुडविल का दूसरा इफेक्ट कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट में आएगा। जितना अमाउंट रेज हुआ है उतना पूरा अमाउंट बैलेंस शीट में भी आएगा। यहां पर लिख देंगे गुडविल 20,000। गुडविल का दूसरा इफेक्ट कहां पे आ गया? असेट में आ गया। फिर से बोलता हूं, अगर गुडविल रेज बोला तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में आओ, डाल दो बाय गुडविल। किसने रेज किया है? फर्म ने रेज किया है, तीनों में डाल दो। फर्म ने नहीं, भाई रिटायरिंग पार्टनर ने रेज किया है तो रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में डालो, बात खत्म हो जाती है। दूसरा इफेक्ट पास करना है, कुछ बोला नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में आओ, असेट में दूसरा इफेक्ट फेंको। तो पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे गुडविल का सॉल्व करा दिया मैंने। और भी गुडविल के एडजस्टमेंट है तो आस्ते आस्ते देखेंगे सबको। तो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट थोड़ा सा लेट करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे इसको अपन। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का शायद इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का गेन रेशियो का है। बाद में करते, तीसरा करते पहले। द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड। देखो यहाँ पे मेंशन किया है गुडविल किसका है? रिटायरिंग पार्टनर का। कितना है? 8,000 रुपया। क्या करेंगे? गुडविल को क्या करेंगे? सीधा यहाँ पर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, बाय गुडविल लिखेंगे और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर में लिखेंगे। अब रिटायरिंग पार्टनर ये सब में कौन है? प्रधान है। प्रधान ये सब में रिटायरिंग पार्टनर है तो भाई प्रधान के अकाउंट में आएंगे, बाय गुडविल लिखेंगे 8,000 रुपए। देखो ये सॉल्व हो गया, ये पहले का है इसलिए मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। यहाँ पे गुडविल आ जाएगा कितना रुपया? गुडविल आ जाएगा 8,000 रुपया। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ? गुडविल कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया आ जाएगा। ओके, अब दूसरा इफेक्ट पास करने के लिए आगे कुछ बोला है क्या? तो देखते हैं। अगर नहीं बोला रहेगा तो बैलेंस शीट, अगर बोला रहेगा तो देखते हैं क्या बोला है, फॉलो करेंगे उसको अपन। क्या बोला है? एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो व्हिच विल बी 5:3। क्या बोल रहा है? गुडविल को रिटर्न बैक करो, मतलब रिटर्न ऑफ करो। गुडविल रेज होगा तो बाय गुडविल, गुडविल रेज रिटर्न ऑफ हुआ तो यहीं पर लिख देंगे सामने टू गुडविल। किसको मिलेगा? याद रखना, जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसको गुडविल कभी भी रिटर्न ऑफ नहीं होता है। वो 8,000 को इन दोनों में बांटना है। रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो बांट देंगे 5,000 और 3,000। मतलब अगर रिटर्न ऑफ बोला तो गुडविल का दूसरा इफेक्ट बाय गुडविल टू गुडविल। अगर रिटर्न ऑफ नहीं बोला है तो दूसरा इफेक्ट असेट। रिटर्न ऑफ बोला है तो टू गुडविल, रिटर्न ऑफ नहीं बोला है तो असेट। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते, तीसरा एडजस्टमेंट, गुडविल का तीसरा एडजस्टमेंट देख लेते। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4,000। देखो फर्म का गुडविल बोला है, फर्म का गुडविल। मैंने क्या बोला? फर्म का गुडविल बोलेगा तो कहां लिखना है अपने को? फर्म का गुडविल बोला है तो तीनों में लिखना है 4,000। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे पढ़ेंगे लेकिन बट ओनली हाउएवर ओनली प्रधान शेयर नीड टू बी रेज। लेकिन 4,000 रुपए में से जितना प्रधान का बनता है ना बॉस, तो उतना ही रेज करो।
अभी 5:3:2 में 4000 को बांटेंगे अगर, तो प्रधान ये वाला है, तो 4000 इंटू 2/10 करेंगे तो आएगा बॉस 800 रुपया। तो जब 800 रुपया को ही बांटो बोल रहा है वो, मतलब गुडविल बांटो नहीं, सॉरी, गुडविल रेस जो करो बोल रहा है ना वो, सिर्फ 800 रुपया। देखो बच्चा गलती क्या करता है, प्रधान का नाम देखते ही प्रधान में आता है और प्रधान के अमाउंट में 4000 डाल देता है। तो 4000 नहीं डालना है। देखो 4000 जो है ना वो फर्म का है बॉस। 4000 किसका है? 4000 फर्म का है। तो फर्म का 4000 है, तो प्रधान का कितना है उसके अंदर? तो 4000 में से अपन प्रधान का फाइंड करेंगे तो आएगा 800 रुपया। तो आ जाएंगे अपन 800 रुपया डालने को बाय गुडविल में, बाय गुडविल डालेंगे प्रधान के अकाउंट में 800 रुपया। कितना डालेंगे प्रधान के अकाउंट में? 800 रुपया। अब इसका दूसरा इफेक्ट पास करने का, दो अकाउंट, या तो असेट में डालो या तो टू गुडविल लिख के दोनों पार्टनर में बांटो। ओके, अब देखते हैं अपन क्या बोला है आगे। तो आगे एडजस्टमेंट के अंदर क्या बोला है? तो एडजस्टमेंट के अंदर बोला है टू बी रेज इन द बुक्स एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, रिटर्न ऑफ करने बोला है, बांट दो इमीडिएटली। अब साला क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कौन सा रेशो बांटना है। इससे पहले वाले पॉइंट में बोला था भाई कि बांटो 5:3 में, अब नहीं बोला है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो बांट दो खुशी खुशी ओल रेशो में, मतलब दोनों पार्टनर जो बच गए उनको ओल रेशो के हिसाब से बांट दो। अब ओल रेशो क्या है भाई? राजा का 5 है, रानी का 3 है, तो रेशो है 5:3। दैट 800 रुपया जो गुडविल का आया था, सामने सामने बिना झिझक बांट डालो, 500 रुपए और 300 रुपए, मतलब 5:3 में बांटना है अपने को वो 800 रुपए को, तो आएगा 500 रुपया और 300 रुपया। समझ में आना रहेगा। रिटर्न ऑफ बोलेगा दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा, रिटर्न ऑफ नहीं बोलेगा दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा बॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा गुडविल पे क्या पूछ सकता है? तो यहाँ पर गुडविल का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वीडियोस बनाए मेरे चैनल के ऊपर, लाइट ऑफ कॉमर्स के ऊपर, उसके अंदर मैंने डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर, सॉरी रिटायरमेंट नहीं, डेथ ऑफ पार्टनर के सारे सम के अंदर गुडविल फाइंड करना सिखाया है। गुडविल फाइंड करते हैं 3 स्टेप में। पहला निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1000, 10,500, 10,000, 16,000, 10,000, मतलब सबको ऐड करना है। 1 + 16 17 + 10 27, 27 + 10 37, 37 + 10 47,500। तो हमको एवरेज निकालना है, तो 47,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 5 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9,500। दैट एवरेज प्रॉफिट इज 9,500। फिर सेकंड पॉइंट हमारा रहता है गुडविल। तो 9,500 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट दिया रहता है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट को इंटू 3 कर दो बॉस। 3 कर देंगे इंटू से, तो 28,500 रुपया आ जाएगा बॉस। तो गुडविल का अमाउंट आ गया। आगे बोला नहीं है भाई गुडविल रेस कौन कर रहा है, खाली इतना हाँ बोला है कि गुडविल किसका है? फर्म का है। तो दैट 28,500 को क्या करेंगे अपन? 28,500 को गुडविल को बांट देंगे तीनों पार्टनर में। यहाँ पर बाय गुडविल लिख के 5:3:2 में 28,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट रिटर्न ऑफ नहीं बोला है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? दूसरा इफेक्ट असेट में आ जाएगा। ओके, कहाँ आएगा दूसरा इफेक्ट? असेट में आ जाएगा। डायरेक्ट 28,500 रुपया गुडविल का लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया रहेगा गुडविल का एडजस्टमेंट। और गुडविल का फाइनल एडजस्टमेंट जो यहाँ पे छोड़ के आए थे अपन, ये वाला एडजस्टमेंट। क्या गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट 12,000, प्रधान शेयर इन द सेम टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशियो। फिर से एक बार क्या बोला है कि गुडविल फर्म का कितना है? गुडविल फर्म का 12,000 है, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हो गया है, तो ये थोड़ा मिटा देते हैं अपन। तो गुडविल फर्म का निकालेंगे, इसके बाद अपन गुडविल फर्म का कितना है? 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। और क्या बोला? खाली प्रधान का शेयर रेस करो। अब 5:3:2 में प्रधान का शेयर कितना है? 2 है, मतलब 12,000 में से खाली जो प्रधान का शेयर है उसको रेस करो, मतलब 2400 रुपया रेस करो। अब 2400 रेस कर देंगे अपन। तो रेस करने की एंट्री क्या है? सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में आओ, बार बार एक ही चीज करे, समझ में आ गया रहेगा।
बाय गुडविल लिखो, प्रदान में अमाउंट फेंको 2400 रुपया। अब आगे क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि रिटर्न ऑफ भी करना है, रिटर्न ऑफ करना है तो टू गुडविल लिखना है। अब यहाँ लिख के लिखा था बाय गुडविल 2400 रुपया, ये सम के हिसाब से, ये एडजस्टमेंट के हिसाब से, सॉरी 2400 रुपया। ओके, और टू गुडविल में क्या आएगा, तो टू गुडविल में देखते हैं अपन क्या आएगा। पहले तो इतना मालूम है अपने को कि हमारा राजा और रानी को आने वाला कितना अमाउंट आने वाला, कैसा फाइंड करेंगे वो अमाउंट को देखेंगे। उसने बोला है कैसा फाइंड करना है, गेन रेशो के हिसाब से। देखो एडजस्टमेंट में बोला है उसने कैसा फाइंड करना है, अकाउंट विल कंटिन्यू पार्टनर इन गेन रेशो। अब गेन रेशो कोई हार्ड चीज नहीं है, गेन रेशो के लिए सम के अंदर न्यू रेशो होना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है मैंने, तो न्यू रेशो ये सम का 3:1 है। ओके, तो न्यू रेशो होना जरूरी है गेन रेशो के लिए। तो हम गेन रेशो फाइंड करेंगे। गेन रेशो का फॉर्मूला है गेन रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब गेन रेशो क्या है, न्यू रेशो क्या है 3:1, मतलब राजा और रानी, रानी राजा, राजा का कितना 3 और रानी का 1, मतलब 3/4, 1/4 माइनस 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 क्या बोला, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है 5:3:2 है, दैट इज 5/10 है, 3/10 है, तो इसका 5/10 और इसका 3/10। ओके, सॉल्व करेंगे, 10 3 30 माइनस 4 5 20/40, 10 1 10 माइनस 4 3 12/40। ओके, ये आ गया 10/40, यहाँ पे आ गया -2/40। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक इसलिए हो रहा है रेशो निकालने में क्योंकि नए अलग अलग सम्स का अलग अलग मैंने एडजस्टमेंट लिया है, तो शायद यहाँ पे वो रेशो नहीं बैठ रहा है, तो अपन -2/40 को अज्यूम कर देंगे 2/40 आ रहा है। बट रेशो गेन रेशो फाइंड तो ऐसा ही करना है आपको, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं फिलहाल कि भाई रेशो क्या आ रहा है 2/40 आ रहा है, यहाँ पे 10/40 आ रहा है और यहाँ पे 2/40 आ रहा है। 40 40 डिनोमिनेटर हटा दो, 2 1 2 5 तो न्यू रेशियो इज 5:1। जो ये सम में है उसमें भी गेन रेशियो 5:1 ही आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है नाना नानी कुछ ऐसा सम है, तो वो सम का ये एडजस्टमेंट है, तो 5:1 गेन रेशियो आ रहा है हमारा। तो दैट हमारा गुडविल का अमाउंट जो हमने यहाँ लिखा था 2400 रुपया, उसको 5:1 यहाँ बांट देना है, दैट इज 2000 और 400 रुपया। 2400 को 5:1 में बांटेंगे, 6 हिस्से करो, 5 हिस्से यहाँ डाल दो, 1 हिस्सा यहाँ डाल दो। तो ये 5 तरीके से गुडविल पूछता है एग्जाम में बॉस, मतलब इसके अलावा शायद ही कोई चांसेस है कि गुडविल पूछे अलग तरीके से एग्जाम में। ओके, इसके बाद आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट की बारी। लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर भाई बहुत मगजमारी है, यहाँ पर क्लोजिंग करने आना चाहिए। तो ये लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर मैं यहीं पे पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा, आपको पूरे 5 तरीके से लास्ट एडजस्टमेंट पूछता है। तो पहला, फर्नीचर वर सोल्ड एट 21,800 एंड पार्ट पेमेंट ऑफ ₹15,000 वाज मेड टू सुरेश नहीं सॉरी प्रधान बाय आरटीजीएस। समझने का सबसे पहली बात, तो ये जो फर्नीचर वर सोल्ड बोला है ना उसने, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों टोटली अलग है। आप पहले तो इसको अलग अलग कर दो, आपको लगेगा कि भाई सेम एडजस्टमेंट है, तो सेम एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग पार्ट है। फर्नीचर को बेचो आराम से, उसके बाद ये वाला एंट्री पास करेंगे अपन। फर्नीचर को बेचना कितने में है 21,800 में। माय डियर स्टूडेंट, जब भी फर्नीचर को बेचने की बारी आएंगी जो सम के अंदर, वो सम में फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन नहीं होगा। तो फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन नहीं होगा तो समझ लो फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन नहीं है, अपन यहाँ से डेप्रीसिएशन निकाल देते हैं यहाँ से फर्नीचर से। अब फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर है 35,000 का। कितने का फर्नीचर है 35,000 का, उसको बेच रहे कितने में 21,500 में। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना कम हो रहा है, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना कम नहीं हो रहा है, फर्नीचर पूरा जा रहा है। बच्चा गलती क्या करता है, देखो भाई बेच रहा है 21,500 में, लिखना है यहाँ पे लेस सेल 21,500। नहीं बॉस ऐसा नहीं है, तुमने फर्नीचर पूरा बेचा है 21,500 में। तुम्हारा फर्नीचर 35,000 का है, तुमने 21,500 में फर्नीचर को बेच दिया है, मतलब पूरा फर्नीचर तुमने बेच दिया 21,500 रुपए में। तो 35,000 माइनस 35,000 ही करेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा नील, मतलब तुमने पूरा फर्नीचर बेच दिया 35,000 रुपए का। अब बेचा कितने में अब मैटर करता है, वो कितने बेचा
उतना पैसा कैश में ऐड करो। ऐड सेल ऑफ फर्नीचर कितना 21,500। माय डियर स्टूडेंट, बच्चा अक्सर यहाँ पे यही गलती करता है कि फर्नीचर के अमाउंट में से वो 21,500 माइनस करता है, लेकिन फर्नीचर यहाँ पर बेच दिया है, मतलब पूरा फर्नीचर चला गया है, तो फर्नीचर का बुक वैल्यू जितना है उतना पूरा माइनस करना पड़ेगा और ऊपर 21,500 कैश में ऐड करेंगे कि भाई पैसा इतना आया है हमारे पास। ओके, अब ये ट्रांजेक्शन के अंदर आप लोगों को लॉस हो गया कहीं ना कहीं पे, तो 21,500 और 35,000 का डिफरेंस जो है दैट इज 13,500 रुपया। दैट 13,500 रुपया हमारा लॉस है, और लॉस के लिए हमारा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके यहाँ डेबिट में डाल दो टू लॉस ऑन फर्नीचर 13,500। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, सेल का एडजस्टमेंट है, फर्नीचर को बेचने बोला है, पूरे अमाउंट पे बेच डालो, फिर जितना अमाउंट हमारे को जितने अमाउंट में बेच रहे उतना हम कैश में ऐड करो, डिफरेंस को निकालो, डिफरेंस को लॉस में फेंको। इज इट क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है पूरा, बट आधा एडजस्टमेंट बाकी है, क्या है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है। फिर नेक्स्ट दूसरा, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। हाँ, ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट सेम है, मिलता जुलता है। क्या बोल रहा है देखो, कि यहाँ पे बोल रहा है वो पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वाज मेड टू प्रधान बाय आरटीजीएस, मतलब प्रधान रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट में इसको पैसा देना पड़ेगा। आप देखो याद रखना, दो ऑप्शन है भाई, कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है रिटायरमेंट में पैसा देने के, या तो पैसा अभी के अभी दे दो, या तो पैसा बाद में दो। तीसरा ऑप्शन भी है बॉस। तीसरे ऑप्शन में क्या है? थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा पैसा बाद में दो। पैसा देना मतलब पैसा कैश देना, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 15,000 रुपया दे रहे हैं अपन, और एंड बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, और बैलेंस को क्या करेंगे? लोन में डाल देंगे, मतलब भाई बैलेंस हम बाद में देंगे। ये क्लोज करने के टाइम पे होता है बॉस, अभी इसकी बात ही नहीं है। हम जब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दे ना, तो यहाँ पर बैलेंस आता है, वो बैलेंस को बांटने की बात चल रही है कि भाई उसको पैसा देंगे या आरटीजीएस करेंगे तो बैंक लिखेंगे, और अगर उसको बोलेंगे भाई बाद में देंगे तो लोन लिखेंगे। तो कोई कोई पहले पैसा दे देता है, कोई कोई भाई पूरा लोन में ट्रांसफर करने बोलता है, और कोई कोई दोनों भी करता है, तो दोनों इफेक्ट पास करना पड़ेगा। पैसा जितना दे रहे हो वो टू कैश में लिखेंगे, भाई जितना ट्रांसफर कर रहे हो उसको लोन में लिखेंगे। इज इट क्लियर? बताता हूँ कैसा। यहाँ पे आते, तो आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड इन कैश, क्या बोल रहा है? 5,000 कैश में पे हो रहा है। अब 5,000 जब कैश में पे हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5,000 रुपया भाई पे कर रहे। उसके ऊपर वाले एडजस्टमेंट में 15,000 रुपए आरटीजीएस पे, तो 15,000 रुपया, मतलब सारे एडजस्टमेंट नहीं आने वाले भाई, उसमें से कोई एक आएगा ना, तो या तो 5 बोलेगा या तो 15 बोलेगा, और जो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लोन में डालने का है अपने को। वो डिफरेंस अभी तो निकालना है अपने को, ये डिफरेंस तो हमारा प्रॉफिट और एडजस्टमेंट क्लोज करने के बाद निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर है? ओके, अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे? पैसा पे कर रहे हैं अपन भाई, पैसा पे कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा कम हो रहा है। पैसा कम हो रहा है तो यहाँ पे कैश में से आके माइनस कर दो। स्टार्ट में ही बोला कि कैश में 4-5 लाइन छोड़ देना, क्योंकि कैश पे 2-3 एडजस्टमेंट आ सकते हैं, तो यहाँ से कैश से माइनस कर दो। और लोन का दूसरा इफेक्ट हमेशा यहाँ पास करना है, लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब लोन ऑफ प्रधान लिख के यहाँ पे डाल देंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो डाल देंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट भी अपने को समझ में आता है। ये हो गया, ये हो गया। तीसरा, अमाउंट ड्यू टू प्रधान शुड बी पेड इन कैश, पूरा अमाउंट कैश में पे करने बोल रहा है, मतलब यहाँ पे लोन की मगजमारी नहीं है। सेम वैसा ही है, यहाँ पे पार्ट लोन में था, पार्ट कैश में था, यहाँ पूरा कैश में है, तो ये भी वैसा ही करना है। अमाउंट ड्यू टू प्रधान शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यहाँ पर कैश में नहीं बोला है, लोन में बोला है, मतलब ये अलग अलग कंडीशन से लोग पूछते हैं, या तो कैश में करो, या तो लोन में करो, या तो कैश और लोन दोनों में करो। ओके, छठा पॉइंट, सॉरी लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का, इसलिए नाना नानी टाइप हो गया। यहाँ पे लेंगे अपन राजा एंड रानी, ये सम के हिसाब से। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स्ड एट ₹1 लाख बिटवीन राजा एंड रानी एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज फिक्स्ड एट 3:1 मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सारा सब कुछ डिलीट करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ एडजस्टमेंट को। क्या बोल रहा है वो कि भाई एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स्ड, मतलब नॉर्मली क्या होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग पहले पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं, यहाँ का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जिसको ये चैप्टर आता रहेगा वो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ ट्रांसफर करने के बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं,
और राजा और रानी में जो बैलेंस बचता है उसको लिखते हैं टू, बैलेंस क्रेडिट डाउन। और ये बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं हमारे लाइबिलिटी में और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल राजा एंड रानी। लेकिन ये सब में क्या बोला है कि ये सॉरी एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि भाई तुम्हारा कैपिटल फिक्स कर दो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया फिक्स कर दो, 3:1 में बांट दो। मतलब बैलेंस क्या आने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर लो भाई, इतना ही तुम्हारा बैलेंस बचने वाला है। कितना? 75,000 एंड 25,000। इतना कंफर्म है कि भाई बैलेंस यही बचने वाला है? जरूरी है? नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि बैलेंस यही बचने वाला है, लेकिन हमको उसने क्या बोला भाई इतना कंफर्म कर लो कि बैलेंस यही बचने वाला है। तो 75,000 एंड 25,000 का बैलेंस बचने वाला है। दूसरा इफेक्ट इसका मार दो लाइबिलिटी में, 75,000 और 25,000 मारने के बाद 1 लाख लिख दो आउटर कॉलम में। ओके, जिसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड कि भाई इसमें कैपिटल फिक्स कर देते। अब क्या बोल रहा है, अब अगर बैलेंस बचता है, बड़ा ऑब्वियस बचेगा, यहां भी बच सकता है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, डेबिट में भी क्रेडिट में, कहां भी बच सकता है। तो जहां भी बचेगा वहां पर बैलेंस निकालो और लिखो टू कैश, और यहां बचा तो लिखो बाय कैश। देखो टू कैश आया, टू कैश आता है तो दूसरा इफेक्ट कैश में से लेस करो, अगर बाय कैश आया तो दूसरा इफेक्ट कैश में ऐड करो। फिर से बोलता हूं, यहाँ पे टू कैश हुआ तो कैश में से लेस करो, और बाय कैश आया तो कैश में ऐड करो। और यहाँ पे जाने के बाद, इतना करने के बाद हमारे रिटायरमेंट के सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको ये पूरा ही लेक्चर। तो रिटायरमेंट के जितने भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन के 7 प्रॉब्लम है, वो 7 प्रॉब्लम के अंदर और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जितने भी एडजस्टमेंट पूछ सकते थे, मैं सब कुछ यहाँ पे ले लिया है। आपको अगर गो थ्रू करना है तो आप उन सारे सम्स को भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने मेरे दूसरे वीडियोस भी मेरे चैनल बनाए है, वो चैनल पे भी आके आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे भी वीडियोस को देखिए, काफी फायदा होगा। थैंक यू सो मच।